हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्जाम। आज हम करेंगे गुप्ता पीरियड का पार्ट 2, जिसमें एफएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी 5th सेंचुरी में किसके टाइम थी? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो किसके टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है इसका जो शासन था 415 से 455 एडी तक था। और कुमारगुप्त कौन था? तो ये चंद्रगुप्त टू का बेटा था और इसने ही नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है इसको फाउंड किया था। इसके ही पैट्रोनेज के अंदर ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड का, विश्व का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बना था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो इसको पैट्रोनेज पैट्रोनेज सबसे पहले कुमारगुप्त ने इसको फाउंड भी किया था, इसको पैट्रोनेज भी दिया था। इसके बाद लेटर गुप्ता रूलर्स ने भी इसको पैट्रोनेज दिया था। फिर जो हर्षवर्धन थे कन्नौज के राजा, उन्होंने भी इसे पैट्रोनाइज किया था, संरक्षण दिया था। और पाल वंश ने भी इसको संरक्षण दिया था। इंटरनेशनल हब, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था इंटरनेशनल हब था स्टूडेंट्स के लिए। ये हजारों स्टूडेंट यहाँ पे चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और सेंट्रल एशिया से यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। फेमस स्कॉलर जो थे जेन या हेन सांग, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे यहाँ पे इंडिया में। ये यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई भी की थी और यहाँ पे शिक्षा दिया भी था कई सालों तक। ये कब आए थे? 7वीं सेंचुरी में। यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट की स्टडी नहीं कराई जाती थी, इसके अलावा फाइन आर्ट्स, मेडिकल, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स और आर्ट ऑफ वॉर, इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था 12वीं सेंचुरी में, मोर स्पेसिफिक 1193 में बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? तो मोहम्मद गौरी जो था, जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसका एक और सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और दूसरा जो उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अदर ऑप्शन देखे तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्टेस्ट किए थे, उन्हें जीता। चंद्रगुप्त टू जो था, इसे गोल्डन एज कहते हैं, गुप्ता पीरियड का भी। क्यों? क्योंकि ये इसके टाइम पे इसके यहाँ 9 रत्न हुआ करते। और चंद्रगुप्त टू जो था, ये पापा था, पिता थे कुमारगुप्त वन थे। स्कंदगुप्त कौन था? तो स्कंदगुप्त जो थे, ये कुमारगुप्त वन के बेटे थे। और इनको क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि इन्होंने हूनों के आक्रमण से भारत को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजन 2019 में पूछा गया है। नेम द स्टेट विच चंद्रगुप्त वन बॉट इन डाउरी फ्रॉम द लिच्छवी। तो उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। ऑप्शन पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत, उज्जैन। सही ऑप्शन क्या है? पाटलिपुत्र। जो चंद्रगुप्त वन थे, इन्हें पाटलिपुत्र मिला था दहेज में। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त वन ने कुमार देवी से शादी की थी, जो कि एक लिच्छवी प्रिंस थी। और लिच्छवियों की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, और लिच्छवी जो थे वो ब्राह्मण हुआ करते। तो ये जो गुप्त जो थे, ये निम्न वर्ग से आया करते थे शुरू में ये निम्न वर्ग से थे। और इसीलिए जो श्रीगुप्त जो कि फाउंडर था गुप्ता एम्पायर का, उसके बाद घटोत्कच आया था और उसके बाद आया था चंद्रगुप्त वन। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच के टाइम पे ये छोटे सरदार हुआ करते थे, इसीलिए श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन चंद्रगुप्त ने इस डायनेस्टी को फैलाया, कुमार देवी से शादी की जो कि लिच्छवी प्रिंस थी, और इसे इसी के साथ पाटलिपुत्र भी दहेज के रूप में मिल गया था। तो यहाँ से इसने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। तो इसे पाटलिपुत्र मिला था चंद्रगुप्त वन को दहेज में, जो कि मॉडर्न डे पटना है। इससे इसने नॉर्थ इंडिया पे पावर भी बना ली थी। इससे जो लोअर स्टेटस था गुप्ता का, वो भी बढ़ा था लिच्छवियों से शादी करके। इनका सोशल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बढ़ने के कारण ही इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त वन ने। और इसके हमें मिलते हैं न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, इसने लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सोने के सिक्के मिले हैं
जिसमें ये लिखा है चंद्रगुप्ता कुमारी देवी। इसके बाद देखें तो प्रयाग और साकेत, ये भी गुप्ता के ही पार्ट बन गए थे बाद में। उज्जैन जो थी ये गुप्ता की दूसरी सेकेंडरी कैपिटल बन गई थी जब चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य ने सबको को हरा दिया था वेस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन अर्ली 6th सेंचुरी वाज, छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? ऑप्शन हेनसांग, फायांग, सुंगयू या इत्सिंग। तो सही आंसर है सुंगयू। जो सुंगयू है इसको सोंगयूंग भी कहते हैं और ये 6th सेंचुरी में भारत में आया था। चारों के चारों ही भारत में आए थे लेकिन उनका टाइम पीरियड अलग। सुंगयूंग था ये 518 एडी में, जो कि 6th सेंचुरी कहेंगे इसे क्योंकि ये 500 से ज्यादा हो गया इसलिए 6th सेंचुरी में आएंगे। तो इस टाइम पे भारत में आया था। इसे भेजा किसने था? तो वहां की महारानी दोवागर हु ने भेजा था, जो कि वी डायनेस्टी, नॉर्दर्न वी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। किसने भेजा था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, ग्रंथ जो थे बुद्धिस्ट ग्रंथ, उनको इकट्ठा करने के लिए भेजा। मिशन क्या था इसका? इसने मिशन को कंप्लीट कैसे किया? ये आया था भिक्षु होइशेंग या मोंक होइशेंग के साथ। तो साधु था, मोंक था, एक भिक्षु, तो बुद्धिस्ट मोंक था होइशेंग, उसके साथ आया था। इसने गंधार में ट्रेवल किया जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। और इसने अपनी किताबों में लिखा है कि व्हाइट हुंस जो थे इनका शासन उस टाइम पे होता था पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और उस टाइम इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। बाकी अदर ऑप्शन को देखें तो फायांग ये आया था 399 से 414 के बीच में रहा था ये, और इसने बुक लिखी थी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। फिर हेनसांग जो था इसको जुआनजांग भी कहते हैं, जुआनजांग, और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था 7वीं सेंचुरी में, और पीरियड था इसका 629 से 645 एडी तक ये भारत में रहा। इत्सिंग जो है ये लेट 7th सेंचुरी में आया था 671 से 695 एडी में, और ये आया किस लिए था कि ये नालंदा में पढ़ाई करने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसएससी जे 2018 में आया। व्हेन डिड चाइनीज ट्रेवलर सुंग यूंग केम टू इंडिया? तो चीनी यात्री सुंग यूंग भारत कब आया? ऑप्शन 510 एडी, 518 एडी, 525 एडी, 528 एडी। सही आंसर है 518 एडी। तो सुंग यूंग जो था 518 एडी में आया था। भेजा किसने था? तो महारानी डोवेजर ने भेजा था। और इसकी जर्नी बताए तो ये मॉन्क जो था, साधु जो था, बुद्धिस्ट भिक्षु जो था वेनसेंग, उसके साथ आया था 518 में। और ये वापस कब चला गया था? तो ये वापस चीन चला गया था 521 से 522 एडी के आसपास। ये 170 महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेके गया था, 170 महायान बुद्धिस्ट ग्रंथ को। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसने अपनी राइटिंग्स में लिखा है हुनों के आक्रमण के बारे में, और ये बताया था कि जो राजा था मिहिर मिहिरतुला वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म से शत्रुता रखता था। ये कहाँ कहाँ गया था? तो ये गंधार गया था, उदयायन रीजन में गया था जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और इसने बताया था कि जो गंधार और उदयायन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, यहाँ पे उस टाइम बुद्धिस्ट स्तूप भी बनाए गए थे और मोनेस्ट्रीज भी हुआ करती थी। जो ट्रैवलर है उनके बारे में देखेंगे तो फायांग 399 एडी में आया फायांग। इसके टाइम में तो चंद्रगुप्त के टाइम पे, और चंद्रगुप्त कौन था? गुप्ता डायनेस्टी से। सुंग यूंग जो है 518 एडी में आया था। इसके टाइम पे तो जब हुनों का आक्रमण हो रहा था लेटर गुप्ता के टाइम पे था। हेनसांग जो है 629 एडी में आया था। इसके टाइम पे हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से थे? पुष्यभूति डायनेस्टी। इत्सिंग इत्सिंग आया था 671 एडी में। इसके टाइम पे तो अर्ली पाल जो हुआ करते थे या पोस्ट हर्ष, हर्ष के बाद वाले पीरियड में, और जब पाल ने शासन करना शुरू करा तब। और ये आया कहाँ था? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसएससी सीजन 2019 का है। द गुप्ता रूलर इम्पोज ए फाइन कॉल्ड डैश विच वाज ए प्लग टैक्स पेड बाय एवरी कल्टिवेटर ऑन ए प्लॉट। गुप्ता शासक ने एक जुर्माना लगाया था जिसे डैश कहा जाता था। यह एक हल कर था और जिसका भुगतान हल रखने वाले प्रत्येक किसान को करना था।
नाम क्या था उस कर का? ऑप्शन कर, हलिविकारा, हिरण्य, शुल्क। सही ऑप्शन क्या है? हलिविकारा। जो हलिविकारा था ये एक तरीके का कर जो गुप्ता टाइम पे लगाया जाता था, और ये इसका मतलब ये दो वर्ड से बनता है हलिविकारा, हल और प्लग। गुप्ता टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था और टैक्स था वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छा था। तो हलिविकारा जो दो वर्ड से मिलता है, हल और प्लग, और ये टैक्स लिया जाता था उनसे जिनके पास हल हुआ करता। फार्मर के पास ही हल होता था तो वही टैक्स लेते थे। कर जो होता था, कर एक तरीके का जनरल टर्म होता था टैक्स का। ये एक पीरियोडिक टैक्स या ट्राइब्यूट जो होता था विलेजर्स देते थे। शुरू में ये वॉलेंटियर होता था, मतलब खुद से देना हो दो, नहीं देना नहीं। बाद में ये अनिवार्य कर दिया। इसमें बाद में लैंड रेवेन्यू भी जोड़ दिया गया। हिरन में क्या होता था? तो ये एक तरीके का टैक्स होता था जिसे सोने के सिक्के या कैश में दिया जाता, और ये लगाया किसके जाता था ज्यादातर? विदेशी से ज्यादातर ट्रेडर खिलाफ थे। शुल्क जो होता था एक तरीके का कस्टम ड्यूटी या टोल टैक्स होता था। जब सामान को राज्य से बाहर या राज्य के अंदर लाया जाता था तब लगाया जाता था, पोर्ट पे या मार्केट पे। गुप्ता लैंड रेवेन्यू की बात करें तो एग्रीकल्चर जो था बैकबोन था गुप्ता इकोनॉमी की। उस टाइम पे भाग नाम का एक टैक्स होता था। भाग कितना होता था? तो 1/6। जो भी फसल उगाई गई है उसका 1/6 देना होता था भाग पर। भाग देख लिया हमने, हल विकारा देख लिया। उसके बाद एक उपारिका नाम का टैक्स होता था। ये किस पे लगता था? तो ये टेम्परेरी टेनेंट जो होते थे। टेम्परेरी टेनेंट मतलब जो खेतों में काम करते थे, टेम्परेरी, अस्थाई तौर पे, उस पे लगाया जाता था। विशी क्या होता था? ये भी टैक्स होता था एक तरीके का। ये एक तरीके का लेबर टैक्स या फोर्स लेबर टैक्स होता था। इसमें मतलब कि 365 दिन अगर साल में होते हैं तो कुछ दिन जाके राजा के यहाँ काम करना होता था सबको, या कुछ वर्ग को, ब्राह्मण को नहीं करना होता था। एसएससी सीजन 2019 में एक क्वेश्चन आया, द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? ऑप्शन समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, अशोक, बिंबिसार। तो सही आंसर है विष्णुगुप्त। जो साक्ष्य मिले हैं, एक मिनट, इसका आंसर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है, स्कंदगुप्त जो था इसके टाइम से ही जो हूणों का आक्रमण बहुत तेज हो गया था और एम्पायर धीरे धीरे गिरने लगा। और विष्णुगुप्त का शासन था 540 से 550 ईडी, और माना जाता है कि यही लास्ट फॉर्मल रूलर था, गुप्ता पीरियड था। और ये क्या रीजन से गुप्त वंश के पतन थे? तो पहला जो पावर जो थी वो कई हाथों में चली गई थी धीरे धीरे। जो उस टाइम पे जो मुखारी हुआ करते थे और मैत्रक हुआ करते थे, जो क्षेत्रीय राज्यपाल कह सकते, रीजनल गवर्नर हुआ करते थे, ये दोनों, इन्होंने पावर को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा, हमें नालंदा के जो सील्स मिलती है वहां पे, उसमें गुप्ता डायनेस्टी की जो जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है, उसमें अंतिम स्थान, अंतिम राजा के बारे में बताया गया कि वो था कौन? वो विष्णुगुप्त थी। समुद्रगुप्त के बारे में कहें तो समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इसे कहते थे। अशोक मौर्यन एम्पायर के राजा थे। और बिंबिसार कौन थे? तो ये मगध के फाउंडर थे, मगध एम्पायर के फाउंडर थे। और मगध एम्पायर पे कई डायनेस्टी ने रूल किया था, तो ये हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2019 के सीपीओ में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुप्ता रूलर। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्ता शासक था? ऑप्शन बीमा खट्टिसी, कनिष्क, धनानंद, विक्रमादित्य। तो सही आंसर है विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य थे ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। कौन थे ये? तो चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने अपना एक टाइटल धारण किया था विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त टू किसके बेटे थे? तो ये समुद्रगुप्त के बेटे थे। और चंद्रगुप्त टू के ही पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। उन्होंने विक्रमादित्य जो धारण किया था उसका मतलब होता है शौर्य का सूर्य या सन ऑफ वेलोर। और विक्रमादित्य इन्होंने धारण क्यों किया था सर ने? तो जब इन्होंने शकों को हरा दिया था, जो शक सत्रप होते थे उनको जब हरा दिया था वेस्ट में, तब इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। इनके टाइम पे 9 रत्न हुआ करते थे, इसमें से कालिदास और वाराणसी
भी थे। कालिदास कौन थे? तो ये ग्रेट पोइट थे, बहुत बड़े पोइट थे, कई बुक्स लिखी इन्होंने। और वारामगिर एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलीय शास्त्री। कल्चरल हाइट, इनके टाइम पे जो संस्कृति थी वो अपने चरम पे पहुंच गई थी। आर्ट और आर्किटेक्चर जो थे वो अपने चरम पे थे इनके टाइम। संस्कृत लिटरेचर जो थी पीक पे पहुंच गई थी। इनके टाइम पे महाभारत लिखी गई थी, पुराण कई लिखे गए थे, रामायण भी आखिरी फेज में लिखा गया था। और दिल्ली का जो आयरन पिलर है मेहरौली का, वो भी इन्हीं के टाइम पे ही बना था, ऐसा माना जाता है। रीमा खट्टिचिस कौन थे? तो ये कनिष्क के पिता थे और ये कुषाण वंश के साथ। इन्होंने पहले ये थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भारत में इशू किया, पहले राज शासक थे रीमा खट्टिचिस। कनिष्क कनिष्क कौन थे? ये कुषाण डायनेस्टी के थे रूलर। इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और ये महायान बुद्धिज्म को मानते थे। धनानंद कौन था? आखिरी राजा था नंद डायनेस्टी का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया या खत्म कर दिया, शासन मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घटोत्कच जो 290 से 305 बीसी तक राजा था, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ऑप्शन, गुप्ता डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। तो सही आंसर क्या है? गुप्ता डायनेस्टी। घटोत्कच जो था ये सेकंड रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का। जो फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का कौन था? श्रीगुप्त। ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी। और श्रीगुप्त के बाद ही आया था घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आया था गुप्ता डायनेस्टी का पहला महान राजा चंद्रगुप्त वन। इसे फर्स्ट ग्रेट एम्पेरर या पहला महान सम्राट भी कहते हैं। जो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त फाउंडर था, उसके बाद घटोत्कच आया। ये दोनों ने महाराजा की टाइटल उपाधि धारण की। लेकिन फिर घटोत्कच का जो बेटा चंद्रगुप्त वन था, उसने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की, कुमार देवी से, और पाटलिपुत्र पे भी कब्जा किया और इसका शासन बड़ा हुआ और सोशल स्टेटस भी बढ़ा। इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। पहले ये माना जाता है कि गुप्ता जो थे फ्यूगेटरीज थे, छोटे राजा थे, और चंद्रगुप्त वन के टाइम पे ये लोग बड़े, मतलब गुप्ता एम्पायर बड़ा हुआ। ये सारी बातें कहाँ लिखी? गुप्ता किंग के जीनियोलॉजी या वंशावली के बारे में तो ये लिखिए प्रयाग प्रशस्ति, जैसे हम इलाहाबाद किलर इंस्पेक्शन भी कहते हैं। कण्व डायनेस्टी के बारे में देखें, अदर ऑप्शंस के बारे में। तो कण्व डायनेस्टी जो है ये शुंग डायनेस्टी के बाद में आई थी। ये मगध डायनेस्टी, मगध जो किंगडम है इसमें एक डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी के बाद आई थी। कण्व डायनेस्टी ने कब से कब तक शासन किया? 73 से 28 बीसी तक। और इसमें दो फेमस राजा हुए थे, वसुदेव और सुशर्मा। शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग जो थे, आखिरी राजा जो था मौर्य डायनेस्टी का बृहदत्त, उसको 185 में इन्होंने मारा पुष्यमित्र सिंह ने, और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी राजा जो थे नंद डायनेस्टी के, धनानंद, इसको मारा और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। घटोत्कच का देखें तो शासन काल कब से कब तक था? 280 से 319 एडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एसएससी सीजन 2016 में आया है। आर्यभट्ट और कालिदास ये किस गुप्ता एम्पेरियर के कोर्ट में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में? ऑप्शन, कुमारगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो किसके टाइम पे थे ये आर्यभट्ट और कालिदास? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। चंद्रगुप्त टू के टाइम। आर्यभट्ट और कालिदास ये लिजेंडरी फिगर थे और ये चंद्रगुप्त टू के 9 रत्नों में भी शामिल थे। इसीलिए चंद्रगुप्त टू के टाइम को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य का टाइटल भी धारण किया था। 9 रत्न हुआ करते थे इनके टाइम पे, और इन्होंने आर्ट और कल्चर को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया था, आर्ट एंड साइंस को। चंद्रगुप्त टू जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसका दरबार कहाँ लगता था? तो उज्जैन में लगता था। कौन कौन थे? तो इसमें पहले कालिदास, एक महान पोइट थे, संस्कृत पोइट थे और कवि, हाँ महान पोइट थे। इन्होंने जो बुक लिखी है वो कौन कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये तीनों संस्कृत में। आर्यभट्ट जो थे ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने जीरो का पता लगाया था
जीरो के बारे में आर्यभट्ट ने ही बताया था। इन्होंने पाई का सही मान भी दिया था और इन्होंने ये भी बताया था कि जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और उसकी वैल्यू भी बताई थी कितने दिन में करता है, मतलब कितने देर में रोटेट करता है। कुमारगुप्त वन क्यों जाना जाते हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। समुद्रगुप्त को क्यों जाना जाता है, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक समुद्रगुप्त जो थे पोइट और म्यूजिशियन दोनों थे। इनका एक कॉइन मिला है जिसपे ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। कंदगुप्त की बात करें तो ये लास्ट ग्रेट रूलर थे जिन्होंने हूणों के आक्रमण से भारत को बचाया। आज के लिए इतना ही। सिविल एग्जाम को सब्सक्राइब करें।